डियर स्टूडेंट, आज हम उत्तर प्रदेश एचजीएस और पीसीएसजे का जो पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रखे हैं उसी का आज दूसरा वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 से संबंधित है। इसमें कल हमने आपको दिखाया था कि इसका प्रवर्तन कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, वो कल सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। आज उसी का सेक्शन 2 आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। देखिएगा सेक्शन 2 क्या कहता है। अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्ति, यानी कि ये अधिनियम जो बनाया गया है, इस अधिनियम के लागू होने से किन चीजों को मुक्ति प्रदान की गई है। जैसा कि इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखिएगा, एग्जम्पशन फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट से किन किन चीजों को एग्जम्प्ट किया गया है, छूट प्रदान की गई है, तो उसके संदर्भ में ये एक्ट आपको बताता है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं आपको बेयर एक्ट की भाषा में और बेयर एक्ट के अंदाज में और उसका बेयर एक्ट को कैसे तोड़ा जाता है, उसके शब्दों को कैसे अपने पास रखा जाता है जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, उन सब को मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। और फिर ये आपका मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे सवाल बनते हैं उस सेक्शन 2 पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, पहले यहाँ पे इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित पर लागू ना होगी, यानी कह रहा है कि इस अधिनियम की निम्नलिखित बातें कहां पे लागू नहीं होंगी। पहला दे रहा है का, आपके बैरेक्ट में सेक्शन सब क्लास 2 1 का, यानी कि एक का जो का कह रहा है, सेक्शन 2 का सब क्लास 1A इंग्लिश में, यानी 1 का कह रहा है किसी भवन पर जिसका मकानदार, किसी भवन पर जिसका मकानदार, यानी मकानदार मतलब उसका मालिक, यानी उसका जो ओनर है, तो ऐसे भवन पर जिसका मकानदार सरकार है, यानी जिसकी मालिक सरकार है, जो किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंदर में है, या जो किसी सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम है, या कोई छावनी बोर्ड है, यानी कोई छावनी बोर्ड है आपका। तो ये 4 जगह ऐसी है, यानी किसी भवन पर जिसका मकानदार सरकार है, या स्थानीय प्राधिकरण है, या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम है, या कोई छावनी है, तो ऐसी जगहों पे ये अधिनियम आपका लागू नहीं होगा। आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों पॉइंट याद रखने हैं। पूछ सकता है कि सब क्लास 1A के अंतर्गत कौन इसमें मकानदार है, कौन नहीं है, या कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, या किसको इसमें से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो दूसरा देखिएगा खा, यहीं पे उसी का एक का सब क्लास खा, एक सब 2 का एक सब क्लास खा देखिए, भी देखिए, किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था, किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था या उसमें निहित कोई भी भवन, यानी कोई भी शिक्षण संस्था जो मान्यता प्राप्त है, उसका कोई भी भवन या शिक्षण संस्थान, इनको भी इस एक्ट से उन्मुक्ति प्रदान कर दी गई है। निहित कोई भी भवन, इनको भी इस एक्ट से उन्मुक्ति प्रदान कर दी गई है। दूसरा देखिए खाका, जो 1995 में जोड़ा गया है, खाका सेक्शन 2 सब क्लास 1 का बी देखिएगा और ट्रिपल बी देखिएगा, ये आपका 1995 में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत इन चीजों को भी उन्मुक्ति प्रदान कर दी, यानी कि सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्थाएं, इनको भी एग्जम्प्ट कर रखा गया है, यानी कि इस एक्ट से इनको भी छूट मिलेगी। सार्वजनिक चैरिटेबल जो आपके संस्थान होते हैं, उनको भी इस एक्ट से छूट मिलेगी, या कोई धार्मिक रिलीजियस कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको भी इससे उन्मुक्ति रहेगी, इससे उसको भी छूट रहेगी। दूसरा ट्रिपल बी देखिएगा, ट्रिपल खा देखिएगा, वक्फ अलल औलाद, वक्फ अलल औलाद सहित किसी वक्फ में निहित या उससे संबंधित कोई भवन, यानी कोई वक्फ है की गई जमीन है, या वक्फ की गई कोई बिल्डिंग है, या कुछ भी है, उससे संबंधित कोई भी अगर भवन है, तो उस पर भी ये लागू नहीं होगा। या वक्फ अलल औलाद के लिए
अगर कोई प्रॉपर्टी दे रखी गई उससे संबंधित कोई भवन है तो वहां पर भी ये एक्ट आपका लागू नहीं होगा, उसको भी उन्मुक्ति है। लागू का मतलब कि लागू का मतलब ये नहीं है कि उस क्षेत्र में, इनकी उस बिल्डिंग पे लागू नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप 1C देखिएगा, यानी सेक्शन 2 का 1 सब क्लास 1 का C, आप लोग देखते होंगे इसको ऐसे लिखा जाता है 2(1) सब क्लास C। तो तीसरा देखिएगा C, किसी ऐसे भवन पर जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 देखिएगा 1948, अब देखिए इसको तोड़िएगा, इसमें क्या क्या बात लिखी है के अर्थ में, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अर्थ में फैक्ट्री के रूप में प्रयोग किया जाता हो, यानी कि उसका प्रयोग फैक्ट्री के रूप में हो किया जाता हो या ऐसा किया जाना हो, यानी कि वो किया जा रहा हो या ऐसा किया जाना हो इन फ्यूचर, तो भी वो उसको भी यहाँ से एग्जम्प्ट होगी, इस एक्ट से एग्जम्प्ट होगी। दूसरा पॉइंट इसी में देखिए, जहां पर ऐसी फैक्ट्री का प्लांट संयंत्र भवन के साथ, यानी फैक्ट्री का प्लांट संयंत्र भवन के साथ ही पट्टे पर उठाया गया हो तो वहां पर भी ये एक्ट आपका लागू नहीं होगा, उस फैक्ट्री वाले प्लांट पर या संयंत्र भवन पर भी ये एक्ट आपका लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सी में दो बातें आपकी नहीं है, एक तो फैक्ट्री के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा हो या किया जाना संभावित हो या किया जाना आगे इन फ्यूचर में उसको किया जाना हो, दूसरा फैक्ट्री का प्लांट या संयंत्र भवन उसी के साथ में उसको लीज पे दे दिया गया है तो उस भवन को, यानी संयंत्र भवन को भी वहां से उन्मुक्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, किसी ऐसे भवन पर जो किसी अन्य किसी ऐसे भवन पर जो किसी अन्य औद्योगिक प्रयोजन के लिए पहला देखिएगा, औद्योगिक प्रयोजन के लिए या किसी माल के निर्माण संरक्षण के लिए कोई सिनेमा हॉल या कोई थिएटर के प्रयोग के लिए अगर है तो उसको भी उससे उन्मुक्त रखा गया है। यहाँ पर एक चीज आपके जो एक्सेप्शन में है वो है कि अगर सिनेमा हॉल के परिसर में कोई दुकान है, उसमें जो दुकानें होंगी, जो जलपान गृह वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, उनको इससे उन्मुक्ति नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। वो सिनेमा हॉल होगा, उसका परिसर होगा, लेकिन परिसर में स्थित दुकानें नहीं होंगी, ये एक्सेप्शन में है। तो ये आपका देखिए, औद्योगिक प्रयोजन के लिए या किसी माल के निर्माण संरक्षण के लिए सिनेमा घर हो या थिएटर हो, इनको भी इस अधिनियम से एग्जम्प्ट रखा गया है, विमुक्ति प्राप्त कर रखी गई है। तीसरा अंगा देखिएगा, किसी ऐसे भवन पर जो सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद प्रमोद के स्थान के रूप में चिन्हित है, यानी आमोद प्रमोद के स्थान के मतलब जहां पर आपका कोई स्टेडियम है, खेल कूद हो रहा है, बच्चे खेल कूद रहे हैं, कोई स्टेडियम है, तो वहां पर भी ये एक्ट आपका लागू नहीं होगा। जो सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद प्रमोद के स्थान है, उन जगहों पर भी उन जगहों से भी इस एक्ट से उन जगहों की उन्मुक्ति की गई है। दूसरा देखिएगा, देखिएगा इसका, किसी ऐसे भवन पर जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत, क्या है कि अधीन रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी, किसी सहकारी समिति या कंपनियां फर्म, यानी सहकारी समिति या रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी द्वारा निर्मित किया गया हो, वो भी इस एक्ट से एग्जम्प्ट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कोई यहाँ पे देखिएगा, किसी ऐसे भवन पर जो सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद प्रमोद के स्थान यानी स्टेडियम के रूप में चिन्हित किया गया हो, उससे भी इस एक्ट से उन जगहों को भी उन्मुक्ति प्रदान की गई है। दूसरा देखिए, किसी ऐसे भवन पर जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी, किसी सहकारी समिति, कंपनियां, फर्म द्वारा निर्मित किया गया हो, उनको भी इस एक्ट से विमुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, कोई भवन जिसका मासिक किराया 2000 रुपए से अधिक हो, कोई भी ऐसा मकान जिसका किराया 2000 रुपए से अधिक हो, उसको भी
इस एक्ट के अंतर्गत उन्मुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, कोई भवन जिसका किराएदार विदेशी मिशन है या कोई अंतरराष्ट्रीय अभिकरण हो, उनको भी इस एक्ट से विमुक्ति प्रदान की गई है। यानी कि कोई विदेशी मिशन हो या अंतरराष्ट्रीय अभिकरण हो। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्पेस पर्याप्त ना होने के कारण मैं आपको जो इसको किसी एक्ट को जब किसी सेक्शन को जब तोड़ना होता है तो थोड़ा स्पेस उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेस की थोड़ा सी प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये मुझे प्रीवियस में लिख लेना पड़ता है, एक्चुअली में ये मेरी भावनाओं या मेरे जो प्रकृति है पढ़ाने की उसके अनुरूप नहीं है। जो सच्चाई है वो ये है, मैं एक्चुअली में पढ़ाते जाता हूँ और उन चीज़ों को लिखते जाता हूँ आपके सामने। एक दो वीडियो मैंने ट्राई किया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इतना बड़ा वीडियो या इतने चीज़ें लिख के बताने में कम से कम 1.5 घंटे का समय लग जाता है। इसलिए प्रीवियस में ये पहले लिख लेना पड़ता है, और ताकि आपको फिर समझाने में थोड़ा कम समय में आसानी से समझाया जा सके। तो ये आपने देखा कि ये इस तरह से बेयर एक्ट की भाषा को हम अगर तोड़ लें, एक एक उसमें स्टेप में रख लें, एक एक वर्ड में, तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के समय में बहुत अच्छा होता है और आसानी के साथ आप इनको याद कर सकते हो, और याद करने के साथ साथ आप अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा देखिए, इसी में कुछ एक्सेप्शन दिए गए थे, जैसे कि इसी का सब क्लास 2 है, यानी सेक्शन 2 का सब क्लास 2 जो है वो अपवाद प्रस्तुत करता है। कहता है कि सेक्शन 12, 21, 24 का खा घा और 29 सब क्लास 3 में की गई व्यवस्था के इस अधिनियम की कोई बात किसी भवन पर जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शहरी भवन विनियमन संशोधन अधिनियम 1981 के प्रारंभ के पूर्व हुआ हो या उस दिनांक से जब उसका निर्माण पूरा हुआ। यानी कि कहता है कि जब उत्तर प्रदेश शहरी भवन 1981 में संशोधन किया गया है, अगर किसी मकान का निर्माण उसके पूर्व हो गया है या उस तारीख को हो गया है जब उसका निर्माण पूरा हुआ है, या उस तारीख के प्रारंभ के पहले हो गया है, या उस तारीख को हुआ जिस दिन ये लागू हुआ है, उस तारीख को अगर पूर्ण हो रहा है, तो वहां पर ये अधिनियम 20 वर्षों तक इन्फोर्स नहीं होगा। वहां उस मकान पर, उस बिल्डिंग पर ये अधिनियम 20 वर्षों तक लागू नहीं होगा। उसके बाद एक और अपवाद, जहां ऐसा भवन राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी बैंक या सहकारी सोसाइटीज या उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा ऋण लेकर कोई मकान या कोई चीज बनाई गई है, तो उस पे ये कहता है कि वो जो ऋण जो आपने ले रखा है, अगर उसकी देने की अवधि 10 वर्ष से अधिक है, तो वहां पे ये माना जाएगा कि वहां पे 15 वर्षों तक ये एक्ट आपका प्रभावी नहीं, ये एक्ट आपका लागू नहीं होगा। यानी 15 वर्ष तक आपको एग्जम्प्ट करता है कि आप मकान के निर्माण के 15 वर्ष बाद तक उस पे किसी भी प्रकार का किराएदारी से संबंधित मुकदमा या कोई भी विवाद आपको उस पे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो ये वहां पे एग्जम्प्ट, ये अपवाद में है। इसके बाद उसमें जो ये दिया गया है कि ऋण भुगतान की अवधि जो 10 वर्ष होगी, जो ऋण भुगतान की अगर अवधि 10 वर्ष से अधिक है तो वो 15 वर्ष तक एग्जम्प्ट होगा वहां पे। यदि ऋण भुगतान 10 वर्ष से अधिक हो तो 15 वर्ष। दूसरा एक कहता है, यदि मकान का निर्माण 26 अप्रैल 1985 या उसके पश्चात 26 अप्रैल 1985 या उसके पश्चात अगर आपके मकान का निर्माण हुआ है, तो वहां पर 10 वर्ष के स्थान पे 40 वर्ष का समय आपको दिया जाएगा विमुक्ति के लिए। यानी कि आप वहां पे 40 वर्ष तक इस एक्ट से विमुक्त हो। ये आपको अपवाद में दिया गया, यानी कि विमुक्त से मतलब कि वहां पे आपवादिक स्थिति आ जाएगी। 10 वर्ष का तो नियम है, लेकिन आपवादिक स्थिति में वो 40 वर्ष तक होगा। अपवाद मतलब होता है जो नियम सर्वमान होता है उसका जो अपोजिट होता है वही वो अपवाद में होता है। तो यहाँ पे 10 वर्ष का नियम है, तो 10 वर्ष के नियम को यहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। जिन ऐसे मकानों पर जिनका निर्माण 26 अप्रैल 1985 के बाद हुआ है या उस डेट तक हुआ है, उन मकानों के लिए 40 वर्ष तक का नियम लागू होगा। ठीक है, इस प्रकार से करके ये अपवादिक स्थिति आपकी यहाँ पे सब क्लास 2 में दी गई है।
इसके बाद देखिएगा कि अब इसमें मुख्य परीक्षा में कैसे सवाल बनता है। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, किन किन भवनों एवं संस्थाओं को अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्ति है। कुछ बच्चों ने मुझे कॉल से पूछा या कुछ बच्चों ने मिलकर ये पूछा कि सर क्या हिंदी मीडियम वालों को नंबर कम मिलते हैं या हिंदी मीडियम वालों को नंबर कम दिया जाता है, या हिंदी मीडियम वालों को कैसे लिखना चाहिए, क्या उनको हूबहू बेयर एक्ट उतार देना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मॉडल बनाया। आप देखिएगा यहाँ पे मैंने बेयर एक्ट की भाषा लिखी है, यानी कि सेक्शन 2 का सब क्लास 1 का खा गा खा 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 गा घा अंगा चा छा जा, यानी यहाँ पे मैंने इस तरह से बेयर एक्ट में जैसे आपके लिखा हुआ है सेक्शन 2 उस तरह से लिखा और उसकी सारी बातों को यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप यानी उसके एक एक जिस्ट को निकाल के यहाँ पे मैंने रख दिया, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हो बेयर एक्ट तोड़ कर पढ़ना, वो चीज मैंने यहाँ पे रख दी है। अब देखिए मुख्य परीक्षा में अगर आप इस तरह से लिख देते हो तो आपके नंबर मेरे समझ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से कम किसी भी हाल में नहीं मिलेंगे। लेकिन आप लोग करते क्या हो, आधी बात तो आप बेयर एक्ट की लिखते हो, आधी बात अपनी लिखते हो, वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। देखिएगा इसका फॉर्मेट क्या है और इसकी भाषा में भी ध्यान रखिएगा। देखिए किसी भवन पर जिसका मकानदार, बात यही की है, किसी भवन पर जिसका मकानदार सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम या कोई छावनी बोर्ड है, पहला पॉइंट आपका है। दूसरा पॉइंट है कि किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के या उसमें निहित किसी भवन पर भी ये अधिनियम आपका लागू नहीं होगा, यानी इस अधिनियम से इन क्षेत्रों को विमुक्ति प्रदान की गई है। तीसरा पॉइंट कहता है किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था के या उसमें निहित किसी भवन पर। फोर्थ पॉइंट आपका कहता है किसी वक्फ जिसमें वक्फ अलल औलाद भी सम्मिलित है, उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किसी ऐसे भवन पर जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अर्थ में फैक्ट्री के रूप में प्रयोग किया गया है जहां ऐसी फैक्ट्री का संयंत्र भवन के साथ पट्टे पर दिया गया हो। यही बात यहाँ पे जैसे हमने 2 पार्ट में देखी थी, वहां पे एक उसमें हमने इसको उठा के रख दिया है। तो थोड़ा से आप यहाँ पे जो शब्द यूज किए गए हैं उनका भी मिलान कर सकते हो। 6th पॉइंट आप देखिए, किसी ऐसे भवन पर जो किसी अन्य औद्योगिक प्रयोजन के लिए या सिनेमा या थिएटर के लिए प्रयोग किया जाता हो, वहां पे भी उन क्षेत्रों को भी इस एक्ट से उन्मुक्ति मिली हुई है। किसी ऐसे भवन पर जो सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद प्रमोद के स्थान जिसके अंतर्गत कोई खेलकूद का स्टेडियम भी है, उनको भी यहाँ पे उन्मुक्ति प्रदान की गई है। किसी ऐसे भवन पर जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी या किसी सहकारी समिति, कंपनी या फर्म द्वारा निर्मित किया गया है, उनको भी यहाँ पे उन्मुक्ति प्रदान की गई है। किसी ऐसे भवन पर जिसका मासिक किराया 2000 रुपए से अधिक हो, किसी ऐसे भवन पर जिसका कोई विदेशी मिशन या कोई अंतरराष्ट्रीय अभिकरण किराएदार हो। प्रिय छात्रों, आपने देखा कि यहाँ पे इस तरह से हम मेंस में अगर लिख देंगे तो ये आपका सवाल कंप्लीट है, टोटली कंप्लीट है सेक्शन 2। और अगर इसके अपवाद पूछता है कि इसके अपवाद सहित इसे लिखिए, तो आपको अपवाद मैंने सब क्लास 2 में बताया था, तो अब अपवाद 2 में सब क्लास 2 इसका उतार के रख दीजिएगा। 2 लाइन में भी आप डाल दोगे इसके एक्सेप्शन के इन सेक्शन में प्रोविजन होने के बाद भी, इन सब के बाद भी जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन 1981 में जो संशोधित किया गया है, उस संशोधन के पश्चात का जो इसमें नियम है वो ये है कि उस दिनांक के बाद इसका जो अर्थ लगाया जाएगा वो 20 वर्ष की अवधि में इसको लागू नहीं होना है। अमूमन इसके न लागू होने की जो 10 वर्ष की तारीख 10 वर्ष दिया गया है उसको वहां पे बढ़ा दिया गया है, यानी कि तभी तो अपवाद हुआ। यानी एक हमारा नियम है कि 10 वर्ष तक, यानी कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष तक अगर कोई मकान निर्माणाधीन है, पहले हो चुका है या हो रहा है, तो उसमें भी हम 10 वर्ष तक छूट देंगे। लेकिन नहीं, इन परिस्थितियों में हम उसको 20 वर्ष तक की छूट प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा 40 वर्ष तक भी छूट आपको प्रदान है, 15 वर्ष तक भी आपको छूट प्रदान की गई है। तो ये आपको अपवाद बता रहा है, तो अपवाद भी आप इसी के नीचे ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से करके आपका मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह फॉर्मेट आप लोग अडॉप्ट कर सकते हो। इस फॉर्मेट को इस तरह से भी आप ले सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो,
इस तरह से इसके एरो बना के भी आप लिख सकते हो, यानी कि जिसका मकानदार कोई सरकार हो, यहाँ पे देख लीजिएगा, समझ लीजिए कि आपके समझने पे है, कोई सरकार हो, कोई स्थानीय प्राधिकारी हो, कोई स्थानीय प्राधिकारी हो, सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम हो, सार्वजनिक क्षेत्र का निगम हो, इस तरह से भी इसको आप तोड़ सकते हो। कोई छावनी बोर्ड हो, कोई छावनी बोर्ड हो, या कैंटोनमेंट बोर्ड जिसको बोलते हो, छावनी बोर्ड हो, तो इस तरह से करके देखा आपने 4 पॉइंट इसके निकल के आ गए, 4 पॉइंट यहाँ पे भी आपके निकल के आ रहे हैं। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। इस तरह से भी आप अगर देखिए, लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो अमूमन इस स्टाइल में ज़्यादा अच्छी होती है। अगर इसको हम 1 2 3 और 4 इस तरह से कर लें तो भी ये अच्छी लर्निंग प्रोसेस आपकी होती है। सेक्शन 2 का सब क्लास 1A, इसमें अब 4 बात आ गई, 4 बात लिख लीजिए, तो भी ये आपका अच्छा परफॉर्म है। इस तरह से आपकी लर्निंग जो होती है वो याद हो जाती है, तो आपको मिस करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह से जैसे बैरक में पढ़ते हो, जैसे मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।